आज हम लोग क्लास 12 में प्रश्नावली 6.1 का शेष बचा हुआ क्वेश्चन 11 से हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए थे और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि ओगलस के अनुप्रयोग का ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसको आप लोग रिवीजन भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक कण जो वक्र है 6y बराबर x³ + 2 है के अनुदिश गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसको भी हम लोग लिख लेंगे। प्रश्न से क्या दिया है तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x निर्देशांक और y निर्देशांक के बदलने का दर दिया गया है। दर का मतलब क्या होता है? बदलना का मतलब परिवर्तन दर। तो x निर्देशांक बदलने की दर कितनी है? dx dt और y निर्देशांक बदलने की दर कितनी है? dy dt। अब ध्यान दीजिए कि इस पर शर्त दिया है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि y जो है ये 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो 8 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा और इसी इक्वेशन की सहायता से हम लोग बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए लाइन पूरी कर लीजिएगा। क्या मिलेगा? देखिए 6 dy dt इक्वल टू x³ है तो dx³ किस चीज का फलन होगा? x का, और फिर x किस चीज का फलन होगा? t का। ठीक है, और 2 ये अचर है तो उसको उसी तरह लिख देंगे d2 dx। यहां पर हमको मिल जाएगा 6 dy dt इक्वल टू 3x² इसका होगा और इसका होगा dx dt और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, dy dt का ये मान हम यहां रख देंगे 8 × dx dt। dx dt रख देंगे इक्वल टू 3x² dx dt। तो देखिए dx dt चला गया इधर से, ये 3 से 6 दो बार में कट जाएगा तो x² बराबर हमको मिलेगा 16। तो x बराबर हो जाएगा √16 बराबर 4। ठीक है, हम लोग को बिंदु ज्ञात करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर x² बराबर 16 है तो x बराबर प्लस माइनस भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर उतना ही होगा, माइनस का भी स्क्वायर उतना ही होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 कर देंगे। यहाँ पर हमको x का 2 मान मिल गया तो हमको दो बिंदु प्राप्त होगा। x = 4 इसी में हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x = 4 पर 1 से 1 में रखिए तो 6y बराबर क्या मिलेगा? 4 का पावर 3 + 2 16 64 और 2 66 हो गया। तो देखिए y बराबर हमको क्या मिलेगा? 66/6 = 11। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? x का ऋणात्मक मान -4 रखेंगे, इसमें लिखेंगे। फिर x = -4 पर 1 से मान रखिए तो 6y बराबर क्या हो जाएगा? -4 के पावर में 3 + 2 = हमको क्या मिलेगा? तो -64 और +2 -62 हो जाएगा। तो y बराबर हमको क्या मिलेगा? -62/6 2 से घटा दीजिए तो हो जाएगा -31/3। ठीक है, हमको दो बिंदु मिल गया। कौन कौन? इसलिए बिंदु बराबर हम लोग लिखेंगे। देखिए पहला बिंदु हम लोग को x = 4 पर 11 मिला था तो 4 11 लिखेंगे, और दूसरा हम लोग को -4 पर हमको -1/3 मिला था तो वो लिख देंगे। x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो जो हमको दिया है पहले वो लिख लेते हैं प्रश्न से। तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर dy dt बराबर हमको दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके बाद त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर।
तो हम लोग को आयतन के परिवर्तन की दर लिखना है। तो बुलबुला के आयतन हम लोग भी लिए हैं, तब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि आयतन भी बराबर क्या होगा, बुलबुला का मतलब गोला हो गया, गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए टी के सापेक्ष अवकलन करिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा dv dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का केवल अवकलन होगा टी के सापेक्ष, डी आर क्यूब आर का फंक्शन है और डी आर जो है वो टी का फंक्शन है। तो हमको मिल गया 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r² dr dt। ठीक है, तो 3 गया। चलिए फिर यहां पर हम आ जाते हैं, तो dv dt बराबर हमको क्या मिल गया, dv dt बराबर 4 पाई r² dr dt, 4 पाई r² dr dt। इसमें हम लोग r का मान रखेंगे, dr dt का मान रखेंगे। ठीक है, तो 4 पाई r² को हम 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे और dr dt हमको दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब यहां पर क्या मिल जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना मिलेगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसलिए आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मिला है तो हम लिखेंगे बढ़ रहा है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास हमको दिया है, क्या दिया है 3/2 इंटू 2x + 1। ठीक है, और बोल रहा है कि x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन दर निकालिए। तो पहले आयतन बराबर लिख लीजिए, हम यहां पर पहले त्रिज्या लिख लीजिए, इसलिए r बराबर व्यास का आधा होता है तो आधा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2x + 1। चलिए अब आयतन बराबर लिखेंगे, आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब को देखिए, इसको क्यूब कर लीजिए 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिला 4/3 पाई, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2x + 1 के पावर में 3। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 से 16 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9/16 पाई और इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष परिवर्तन दर पूछ रहा है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, dv dx। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये तो कांस्टेंट है 9/16 पाई और इसका अवकलन करेंगे हम लोग 2x + 1 का होल क्यूब। किस चीज का फंक्शन है, 2x + 1 का है, और फिर 2x + 1 किसका है, तो x का है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए तो क्या मिला 9/16 पाई इंटू 3 इंटू 2x + 1 के पावर में 2 इसका, और इसका क्या होगा, तो 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0, तो इंटू में लिख देते हैं 2 + 0 इक्वल टू कितना मिला 27/16 पाई, इंटू में 2 को यहां पर लाइए तो 2x + 1 के पावर में 2 हो जाएगा, तो 2 8 से 16 कट जाएगा, 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का आयतन का परिवर्तन दर होगा, पॉजिटिव मिल रहा है तो बढ़ रहा है, इसको हम लिख देंगे, तो लिखेंगे इसलिए आयतन 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है।
ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। हम लोग यूनिट से पकड़ लेंगे कि किस चीज का दर दिया गया है। तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड का मतलब आयतन का दर है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसका ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो चलिए प्रश्न से जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और आयतन भी ले लिए हैं। तो प्रश्न से हम लोग को dv/dt दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। और हम लोग को दिया है कि इसका आधार, इसकी ऊंचाई किसकी ऊंचाई, शंकु की, तो ऊंचाई h, त्रिज्या का छठा भाग है यानी कि r/6। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां से हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं, 6h, ठीक है। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसमें शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dh/dt निकालना है हमको, और ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो वो भी लिख लेते हैं, यहां फिर कर दीजिए और यहां ऑफ कर देते हैं। h बराबर हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे आयतन भी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h। तो v बराबर हमको क्या मिल गया, 1/3 पाई r²। यहां पर हम लोग r का मान रखेंगे, r बराबर 6h यहां पर रख दीजिए। तो 6h हम लोग रखेंगे तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। तो 1/3 पाई इंटू 36 h क्यूब, h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा। 3 से 12 कट गया, हमको कितना मिल गया, 12 पाई h क्यूब, ठीक है। अब इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, dv/dt इक्वल टू 12 पाई तो अचर है, dh क्यूब किस चीज का फंक्शन है, h का, और h किसका है, तो t का, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt मिल जाएगा हमको। चलिए 12 36 पाई, h का मान रखिए 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और dh/dt रख दीजिए, dh/dt को हमको निकालना है, dv/dt रख दीजिए यहां पर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर तो dh/dt रहेगा ही, तो dh/dt बराबर हमको क्या मिल गया, देखिए ये टोटल हम इसके बट्टे में ला देंगे, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बटा में 36 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 12 से कटा दीजिए, 12 से एक बार में, 12 से 3 बार में, 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बटा में 3 पाई इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 16×48, 1/48 पाई, और फिर सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग लगेगा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव मिला है तो बढ़ रही है, लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत यानी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट cx हमको दिया गया है 15 में। cx क्या दिया गया है, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 यानी 4000, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, मार्जिनल कॉस्ट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। और जबकि
जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, यानी कि x बराबर यहां पर दिया गया है। प्रश्न से पहले हम लोग लिख लेंगे, प्रश्न से x बराबर 17 इकाई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर टोटल कॉस्ट को, तो कुल लागत को हम लोग यदि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमें सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले dcx dx इक्वल टू 0.007, ये तो अचर है, dx क्यूब dx हो जाएगा माइनस 0.003 dx स्क्वायर dx होगा, फिर प्लस 15 इंटू dx होगा, और फिर ये d4000 dx होगा, ठीक है। तो हमको ये cx बदल के क्या हो जाएगा mx, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 0.007 है इंटू 3x स्क्वायर मिल गया, इसका अवकलन 0.003 और x स्क्वायर का क्या मिला 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस 0, हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए तो 0.007 3 से मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, 0.021 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें 2 से गुणा कर देंगे 0.006 हो जाएगा इंटू x प्लस 15, ठीक है। इसी में हम लोग को बोल रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो ये 17 इसमें हम लोग रख देंगे, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 17 पर mx बराबर, या जहां जहां x है वहां 17 रख दीजिए, 0.021 इंटू 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, ठीक है। 0.021 इंटू 289 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.102 हो जाएगा प्लस 15, फिर उसके बाद इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.069 आएगा, फिर माइनस 0.102 प्लस 15, हमको क्या मिल गया, ये देखिए हमको मिल गया 15/21.069 माइनस 0.102, इसको हम लोग घटा लेंगे, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 0 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ये 20.967 जो होगा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, रुपया में है तो यहाँ पर हम लोग रुपया भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए सीमांत लागत इक्वल टू 20.967 रुपया, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन 16 नंबर भी दिया है, देख लेते हैं उसको भी। RX दिया है, रेवेन्यू यहां पर दिया है, यानी कि कुल आय, RX बराबर दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, इसमें भी पूछ रहा है x का मान, इसमें भी 7 दिया है, तो हम लोग प्रश्न से हम लोग x बराबर 7 भी लिख सकते हैं, प्रश्न से x बराबर 7, और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा। इसमें बोल रहा है सीमांत आय, तो हमको क्या ज्ञात करना है, चलिए अवकलन कीजिए पहले, सीमांत आय ज्ञात करनी है, तो इधर हमको हो जाएगा 30 इंटू dx स्क्वायर dx प्लस 26 इंटू dx dx प्लस d15 dx, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का वर्ड दोनों का फर्स्ट वर्ड ले लेंगे तो MR लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग RX को MR कर देंगे।
mx भी हम लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन mr लिख देने से मार्जिनल रिव्यू हो गया, mr बराबर इसको हम लोग लिख देंगे। उसी तरह जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग mx यहाँ पर लिखे थे, इसको हम लोग mc भी लिख सकते थे, mc, ध्यान दीजिएगा, mc के मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो mr बराबर हम लोग कर लेंगे इसको 30 × 2x प्लस 26 × 1 प्लस 0, तो क्या मिला 26x प्लस 26, ठीक है। x बराबर 7 हमको दिया है, यहां पर देखिए लिखे हैं x बराबर 7 पर mr क्या मिलेगा हमको 26 × 7 प्लस 26, 7 का 42, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, इसमें 26 जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 2 10, 1 1 2 लिख सकते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है सीमांत आय, तो हम लिख देंगे इसलिए सीमांत आय बराबर 208 रुपया, क्योंकि आय रुपया में होती है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और यहां पर बोल रहा है कि r के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष अवकलन कीजिए, r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dA dr इक्वल टू पाई इंटू डी आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 2 पाई r हो गया, और इसमें r का मान हम लोग रख देंगे 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, तो 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष हम लोग किए हैं r के सापेक्ष, r का भी मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कटेगा तो इतना आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन आपका बी होगा, 17 का बी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर फिर ऊपर की तरह एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर रिव्यू दिया है rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसमें x इक्वल टू 15 पर सीमांत आय पूछ रहा है। तो पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर drx, ध्यान दीजिएगा dx इक्वल टू 3 इंटू dx स्क्वायर dx इंटू 36 नहीं प्लस 36 इंटू dx dx प्लस d5 dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू mr, x स्क्वायर होगा 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0, कितना मिला 3 दूनी 6x प्लस 36। अब यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 15 पर मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय क्या मिलेगा 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 और प्लस 36 इक्वल टू 6 9 3 12 126 होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए सीमांत आय बराबर 126 रुपया कर देंगे, क्योंकि आय जो होता है वो रुपया में होता है। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 6.1 खत्म कर चुके हैं। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या था, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का दूसरा पॉइंट था वर्धमान और ह्रासमान। यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, और अगले क्लास में हम लोग जो बचेगा वो यानी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परिभाषा दिया है, देखिए ध्यान से समझिए, इसको हम समझाते रहे, लिख दिए पहले से, ताकि समझाते वक्त जब लिखेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इसके चलते हम लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में
कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, आसानी से समझा देंगे, कम समय लगेगा। माना कि वास्तविक मान फलन f के प्रांत में आई एक विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल का मतलब आप लोग जानते हैं ओपन इंटरवल। तो f के 4 इसमें स्टेज दिया गया। फर्स्ट स्टेज देखिए क्या दिया गया, अंतराल i में वर्धमान होगा यदि i में x1 लेस देन x2, यदि हम लोग ले रहे हैं कोई दो बिंदु जिसमें x1 छोटा हो x2 से और उस पर फंक्शन का मान हम लोग निकालते हैं, और यदि fx1 छोटा या बराबर हो जाता है fx2 से, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ i, यानी x1 और x2 जो होगा इस विपरीत अंतराल i का ही कोई बिंदु होगा, यानी ओपन इंटरवल हम लोग लिखते हैं ना, ओपन इंटरवल ए बी, इसी अंतराल का कोई एक बिंदु है ये x1 x2, ध्यान रखिएगा। के लिए हम लोग को ये जब वर्तमान होगा तो हम लोग को ऐसा मिलेगा, x1 लेस देन x2 implies that fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए ऐसा होगा, ये नीचे से ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा स्थिर हो गया, फिर बढ़ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे कि हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, इसको वर्धमान कहेंगे। अंतराल i में निरंतर वर्धमान है, यदि i में देखिए यहाँ पर क्या है x1 लेस देन x2, तो fx1 लेस देन fx2 प्राप्त हुआ है इसमें, x1 x2 एलिमेंट ऑफ i के लिए। इसका देखिए ग्राफ हमेशा, ये देखिए हमेशा निरंतर बढ़ रहा है, इसके जैसा कहीं रुका नहीं है, ये हमेशा बढ़ रहा है, इसे हम लोग निरंतर वर्धमान कहेंगे। ठीक है, ये ग्राफ की सहायता से हम लोग, परिभाषा की सहायता से भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं किसी फंक्शन को कि वो निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है, कि ह्रासमान है कि वर्धमान है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ह्रासमान होगा कब, जब x1 लेस देन x2 लेंगे तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 यदि मिलेगा, ऐसी स्थिति जब प्राप्त होगी तो हम लोग कहेंगे कि फलन जो है वो ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान का मतलब घट रहा है। तो देखिए इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आए हम लोग, ऐसे फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, ये निरंतर घट रहा है, घट रहा है। इसे हम लोग हमेशा नहीं घट रहा है, निरंतर नहीं है, लेकिन घट रहा है। निरंतर यदि घटता तो ये बीच में ऐसा नहीं होता, ये सीधा ऐसे जाता या ऐसे कर्व बन के जाता, जैसे इसमें है, देख लीजिए। अब देखिए अंतराल i में यदि निरंतर ह्रासमान है तो i में x1 लेस देन x2, fx1 ग्रेटर देन fx2 प्राप्त होगा। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान है। देखिए ये हमेशा घट रहा है निरंतर, बीच में कहीं भी कोई बदलाव नहीं आ रही है, एक समान रूप से ये घट रहा है, तो उसे हम लोग निरंतर ह्रासमान कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है, ये रेगुलरली डिक्रीजिंग है, यानी हमेशा घट रहा है। ये वर्तमान है, ये निरंतर वर्तमान है, ध्यान रखिएगा। इसका फिगर, ये पढ़ने का मतलब ये है कि इसकी सहायता से भी हम लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसकी सहायता से भी किसी फंक्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है कि नहीं। इसमें हम लोग को अवकलन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि विदाउट अवकलज का हम लोग इसमें फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि वो निरंतर वर्तमान है कि नहीं, निरंतर ह्रासमान है कि नहीं। ठीक है, परिभाषा पर एक नोट भी था, यदि किसी फलन का आलेख इस रूप में हो, देखिए ये ऊपर की तरफ जाना इसका मतलब बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये घट रहा है, देखिए यहाँ तक घट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो ऐसे फंक्शन को न वर्धमान मान होता है, ये फंक्शन जो होता है न वर्धमान कहलाता है और न ह्रासमान कहलाता है, यानी कि ऐसे फंक्शन को न वर्धमान मान प्राप्त होगा न ह्रासमान मान प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे ग्राफ को हम लोग कहेंगे इसका न वर्धमान है और न ह्रासमान है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिए है अभी इसी परिभाषा पर, देखिए 7x-3, इसको अंतराल r में चेक करना है कि ये फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, क्या है, इसको चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो बिंदु ले लेंगे परिभाषा के अनुसार, मान लेंगे कि माना कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ r। परिभाषा में हम लोग इस अंतराल को i लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमको अंतराल दिया गया है r, तो हम r भी मान लेते हैं। अब परिभाषा के अनुसार लिखेंगे कि चूंकि x1 लेस देन x2 पर, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ध्यान दीजिए कि fx1 क्या होता है, fx1 यहां पर ध्यान दीजिए कि fx1 करेंगे तो क्या मिलेगा 7x1 - 3, यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 7x1, ध्यान दीजिएगा
छोटा होगा 7x2 से। क्यों? क्योंकि x1 जो है छोटा है x2 से, तो x1 में हम लोग सेम अंक से यदि दोनों ओर गुणा कर रहे हैं, दोनों ओर 7 से ही गुणा कर रहे हैं, तो भी ये छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। फिर उसके बाद दोनों ओर से हम लोग 3 घटा देंगे। क्यों 3 घटाएं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी टाइप में है। चलिए इसमें 3 घटा दिए, देखिए तो 3 इसमें भी घटा दिए तो भी वही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमको मिल क्या रहा है, तो ये हो गया आपका fx1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे fx1 और लेस देन ये हो गया आपका fx2। अभी हम लोग इस परिभाषा में दूसरा नंबर जो पॉइंट हम लोग पढ़े हुए थे कि fx1 x1 लेस देन x2 पर यदि हमको ये प्राप्त हो रहा है fx1 लेस देन fx2, तो फलन निरंतर वर्धमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए f निरंतर वर्धमान है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इसकी सहायता से, इस परिभाषा की सहायता से हम लोग इसी तरह बनाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें परिभाषा 1 की व्याख्या परिभाषा 2 के रूप में किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बिंदु पर फलन कब वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो बिंदु की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा 2 में क्या लिखा गया है कि वास्तविक मानों के परिभाषित फलन f के प्रांत में x0 एक बिंदु है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि x0 पर f वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि x0 को अंतर्विष्ट करने वाले, का मतलब क्या हुआ कि जिस अंतराल में x0 यानी कि वो बिंदु हो, उस अंतराल की बात हो रही है। ये जो पॉइंट है x0, ये जिस अंतराल में होगा उस अंतराल की यहाँ पर बात हो रही है कि उसको अंतर्विष्ट करने वाले, यानी कि उसमें ये उस अंतराल में बिंदु मिलेगा, उस अंतराल की बात हो रही है। ऐसे विपरीत अंतराल यानी ओपन इंटरवल I का अस्तित्व इस प्रकार है कि I में एक क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, वर्धमान कब, जब x0 पर वो वर्धमान होगा तो उस अंतराल में भी वो वर्धमान होगा। यदि x0 पर निरंतर वर्धमान होगा तो अंतराल में भी निरंतर वर्धमान होगा। x0 पर ह्रासमान होगा तो उस अंतराल में भी ह्रासमान होगा, और उस बिंदु पर यदि निरंतर ह्रासमान है तो इसमें भी निरंतर ह्रासमान होगा। इसको हम लोग अभी परिभाषा में 4 पॉइंट हम लोग लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग वर्धमान के लिए क्या लिखे थे, x1 लेस देन x2 implies that fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, वहां पर हमको मिला था तो फंक्शन को हम लोग बोलते थे कि वर्धमान है, और fx1 लेस देन fx2 मिलता था तो क्या बोलते थे, निरंतर वर्धमान है। fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 मिलता था तो क्या बोलते थे, ह्रासमान है, और fx1 ग्रेटर देन fx2 मिलता था तो क्या बोलते थे, निरंतर ह्रासमान है। इस चीज को याद रखना है। वहीं से इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं चारों पॉइंट के लिए, वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए, ह्रासमान के लिए, तो फिर वही हमको पॉइंट लिखना होगा, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं उसको। तो यहाँ पर उसी चीज को सेम लिखना होगा जो हम लोग परिभाषा 1 में लिखे हुए थे। यहाँ पर हम लोग को ये समझना था कि x इक्वल टू 0, यानी कि जैसे मान लीजिए x बराबर 2 पर हमको पूछ रहा है कि x बराबर 2 पर वो फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो हम लोग को चेक करने के लिए ये ध्यान देना है कि x इक्वल टू 2 पर यदि वो फलन वर्धमान है तो उस अंतराल में वो फलन वर्धमान होगा। x इक्वल टू 2 पर यदि वो निरंतर वर्धमान है तो उस अंतराल में भी वो निरंतर वर्धमान होगा। ये समझने के लिए हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग अवकलज का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रमेय 1 है उसको भी देख लेते हैं। प्रमेय 1 है प्रथम अवकलज पर आधारित। इसके पहले जो हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, परिभाषा 1 और 2, वो विदाउट अवकलज का था, यानी कि फंक्शन से ही हम लोग उस अंतराल के किसी बिंदु की सहायता से हम लोग उसको चेक कर सकते थे कि वो वर्धमान और निरंतर वर्धमान, ह्रासमान या निरंतर ह्रासमान है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग को अवकलज की जरूरत होगी। एक बार अवकलन करेंगे उसे हम लोग प्रथम डेरिवेटिव से बोला जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, यानी dy/dx या f'(x) हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग बनाएंगे। इसमें 2 तरीके हैं, ये दूसरा तरीका है। उसके लिए सूत्र यहाँ पर दिया गया है, देखिए। माना कि एक अंतराल यहाँ पर एक हम लोग लिए हैं AB, पर संतत और ओपन अंतराल में अवकलनीय हो तो, यानी कि जो फलन इस अंतराल में संतत हो और ओपन अंतराल में अवकलनीय हो, उस फलनों की बात हो रही है। जो फलन संतत और अवकलनीय नहीं है उसकी बात यहाँ पर नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो AB में एक वर्धमान होगा, ध्यान दीजिएगा, कब,
जो प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ AB के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि f डैश x यानी कि जो पॉपुलस प्राप्त होगा इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर पॉजिटिव आएगा। ये नोट कीजिएगा आप लोग कि इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग f डैश x निकालें किसी भी बिंदु पर तो हमको वो पॉजिटिव मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि फलन वर्धमान है। ठीक है, यदि AB में फलन ह्रासमान है तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए क्या दिया है, f डैश x लेस देन 0। इसका मतलब इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग f डैश x ज्ञात करते हैं और उसका मान यदि ऋणात्मक मिलता है, नेगेटिव, तो हम लोग कहेंगे कि फलन जो है वो ह्रासमान है। ठीक है, और यदि किसी अंतराल के किसी बिंदु पर किसी फंक्शन यानी f डैश x का मान शून्य मिल जा रहा है यानी 0 प्राप्त हो रहा है तो वैसे फंक्शन को अचर फलन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अचर फलन का मतलब ये होता है कि fx बराबर यदि हम लोग a लेंगे, b लेंगे या कोई अंक ले लेंगे 3, उसका एक बार अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उसमें इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर उसका चिन्ह का कोई भी हम लोग जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 जो होता है वो दोनों मान चिन्ह को रखता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। इसलिए इस स्थिति में इस फलन का हम लोग ये नहीं चेक कर सकते हैं कि ये फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। इसलिए इस स्थिति में जब f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि इसका न वर्धमान और न ह्रासमान ये फलन है, हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि छोटा सा यहाँ पर हम लोग इसका प्रूव करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कि प्रमाण इसका प्रूफ में हम लोग मान लेंगे पहले कि माना कि दो बिंदु ले लेंगे x1 x2 एलिमेंट ऑफ, यहाँ जो इंटरवल हम लोग लिए हैं वो इंटरवल हम लोग ले लेंगे AB। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो बिंदु ले लिए हैं x1 और x2, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसमें हम लोग ये भी ले लेंगे कि चूंकि x1 लेस देन x2 है तो मध्यमान प्रमेय से ध्यान दीजिएगा वो तथा इसमें ये भी हम कर देते हैं तथा C एलिमेंट ऑफ x1 x2। इसका मतलब क्या होगा कि एक बिंदु C मध्यमान प्रमेय का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसमें एक बिंदु C मिलता है और C जो है इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का कोई बिंदु होना चाहिए हो, तो मध्यमान प्रमेय से हम लोग लिखेंगे यहां पर मध्यमान प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्या मिलता है, f डैश c बराबर fx2 माइनस fx1 बटा में x2 माइनस x1। यही सूत्र पढ़े हैं ना हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में। चलिए तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, fx2 माइनस fx1 इक्वल टू क्या मिलेगा, f डैश c इंटू x2 माइनस x1। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन 0 कर देंगे। क्यों ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्योंकि f डैश c हमको जो प्राप्त होगा इसके हिसाब से f डैश c ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि f डैश c हमको ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे कि f डैश c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यदि f डैश c पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहां पर हम लोग लिए थे कि x1 छोटा है x2 से, x2 तो बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव ये तो पहले से है और ये पॉजिटिव हमको यहां से मिल रहा है f डैश c से, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, इसलिए ग्रेटर देन हम लोग 0 कर दिए। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि fx1 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन fx1 हो जाएगा। अब यहां हम क्या करेंगे कि fx1 पहले लिखेंगे x1 और उसी तरह से उसी घात में देखिए ये जो खुला हुआ भाग है fx2 की तरह है तो हम लोग fx2 की तरफ ही रखेंगे इसको। देख लीजिए इसी सेम चीज को यहाँ पर लिखे हैं, ये खुला हुआ भाग fx2 की तरफ है, यहाँ भी fx2 की तरफ ही है। यहाँ पर था कि fx2 बड़ा है fx1 से, यहाँ भी है fx2 बड़ा है fx1 से, उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए fx1 लेस देन fx2 पर हम लोग को क्या मिलता था, पीछे हम लोग परिभाषा में क्या पढ़े हुए हैं कि fx1 लेस देन fx2 पर क्या मिलता था कि फलन जो है वो वर्धमान है। तो हम लोग लिख देंगे कि अंतराल AB में f वर्धमान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
इसी तरह हम लोग स्टेप बी और सी को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो बी को सिद्ध करने के लिए देखिए a डैश x लेस देन 0 था, तो यहाँ पर आप लोग लेस देन 0 कीजिएगा, यहाँ पर लेस देन 0 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, fx2 लेस देन fx1, सीधा कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, fx1 ग्रेटर देन fx2, तो ग्रेटर देन पर क्या मिलता है, ह्रासमान। आप लोग पीछे परिभाषा में देख चुके हैं। तो आप लोग सेम इसी तरह इसका सिद्ध कर लीजिएगा दूसरा का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बदलना क्या है, सेम यही चीज आपको लिखते आना है, यहाँ तक ये भी लिखेंगे आप। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा f डैश c लेस देन 0, तो लेस देन 0 यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन की जगह पर, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, तब हम लोग लिख देंगे कि AB में f जो है वो ह्रासमान है। ठीक है, तीसरा, जब आप लोग देखिए f डैश x इक्वल टू 0 कीजिएगा तो f डैश c बराबर 0 मिल जाएगा। तो f डैश c बराबर यहाँ पर आप 0 रखिएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, fx1 बराबर fx2। तो fx1 बराबर fx2 पर परिभाषा में कोई भी शर्त नहीं है, तो उसके नीचे लिख दीजिएगा कि इसलिए अंतराल AB में इस फलन को न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम चलते हैं नोट में। इसमें एक नोट दिया गया है, ये वर्धमान ह्रासमान था, तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान भी होगा यदि ये बंद अंतराल में, ये क्लोज्ड इंटरवल में यदि ये वर्धमान है, जिसके लिए शर्त दिया गया है f डैश x ग्रेटर देन 0, तो यही सेम शर्त ओपन इंटरवल में भी होता है। देखिए ओपन इंटरवल AB में एक निरंतर वर्धमान है यदि प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ AB के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी वही शर्त मिला हुआ था, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, देख लीजिए। सेम उसी तरह ह्रासमान के लिए भी f डैश x लेस देन 0। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एक फलन R में वर्धमान या ह्रासमान होगा, वर्धमान या ह्रासमान होगा यदि R के प्रत्येक अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि R में यानी वास्तविक संख्या के जो समुच्चय है उसमें जितने भी अंतराल बनेंगे, सारे अंतरालों में यदि वो फंक्शन वर्धमान है तो वो उसमें वर्धमान होगा, यदि सारे में ह्रासमान है तो वो ह्रासमान कहलाएगा। किसी में वर्धमान और किसी अंतराल में यदि ह्रासमान हो तो उसे हम न वर्धमान कहेंगे न ह्रासमान कहेंगे। इस पर एक उदाहरण है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपकी किताब का ही उदाहरण ले लेते हैं। fx बराबर दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस 4x। ठीक है, पहले f डैश x लिखते हैं इसका, क्योंकि अभी जो हम लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं वो प्रथम अवकलज पर है, इसका अवकलज तो हम लोग निकालेंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर x³ का क्या होता है 3x² माइनस 3x² का क्या होता है 2x प्लस 4x का क्या होता है 1। तो क्या हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों में हम 3 कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन कीजिएगा तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 हो गया है। तो चलिए ये जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x माइनस 1 के होल स्क्वायर में, ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर में, इसमें x का कोई भी मान रखिएगा, भले वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, किसी भी मान के लिए ये हमेशा धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए इस r अंतराल में, r वास्तविक संख्या में जितने भी बिंदु होते हैं, सारे बिंदुओं को यदि यहाँ पर रखिएगा और घटा करके स्क्वायर कीजिएगा तो भले इसका घटाव माइनस में मिलेगा, लेकिन हम लोग जो ही स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है ये एक वर्ग राशि है, ये हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो जब ये धनात्मक है ये, तो यही ना बदलेगा, क्योंकि x का मान तो हम लोग इसी में रखेंगे, तो ये हमेशा धनात्मक है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो वो भी धनात्मक ही होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हमको मिला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि r के, यानी कि इस पर हम उदाहरण दिए थे कि फलन r के प्रत्येक अंतराल में ये जो फलन है वो वर्धमान है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो वर्धमान होगा, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए r के प्रत्येक अंतराल में fx वर्धमान है। ठीक है,
यही हमको आंसर मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को रहेगा तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जब अंतराल पूछेगा कि किस अंतराल में वो वर्धमान है, उस पर भी एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का। देखिए, अंतराल 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 360 डिग्री में पूछ रहा है कि fx बराबर cos x किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। ठीक है, तो इसको हम लोग उप अंतरालों में विभाजित कर सकते हैं, इंटरवल में। इसको तोड़ करके 2, 3, 4, 5 जितने इंटरवल में तोड़ना है तोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, f डैश x लिखिए। f डैश x बराबर cos x का क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता देते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा से ही हम लोग खूब आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि ये किस अंतराल में धनात्मक है और किस अंतराल में ऋणात्मक है। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा तो वर्धमान, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होगा तो ह्रासमान होगा। ठीक है, तो चलिए 0 से 2 पाई यहाँ पर अंतराल हम लिख दिए हैं। इसके बीच में एक और अंतराल हम बना देते हैं, पाई। यानी 0 से 2 पाई के ठीक बीच में क्या होता है, पाई। यहाँ पर 2 अंतराल हमको मिल गया, एक मिल गया 0 से पाई और एक मिल गया पाई से 2 पाई। ठीक है, अब इस दोनों अंतरालों में हम चेक करेंगे। तो अब देखिए, 0 से पाई में भी 2 अंतराल होता है। 0 से पाई में 2 अंतराल होता है, कौन कौन, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 0 से पाई बाई 2 में पहले इसको चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव लगा हुआ है, तो ये निगेटिव होगा क्योंकि sin 30 डिग्री का मान, जैसे मान लीजिए प्रथम अंतराल का, इस अंतराल का sin 30 ले लीजिए। sin 30 का कितना मान होता है, 1/2, तो माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -1/2, तो ऋणात्मक हो गया। फिर आएंगे इसमें π/2 से पाई। तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में भी sin x, ये जो चिन्ह योजना हम लिखे हैं, ये इसको चिन्ह योजना कहा जाता है। ये f डैश x का लिखे हैं, इसका नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका हम नहीं यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, हम व्याख्या इसका कर रहे हैं, f डैश x का, क्योंकि f डैश x की चिन्ह की हमें जरूरत है, हमें fx की चिन्ह की जरूरत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसमें भी साइन नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि 0 से पाई में वो निगेटिव हो गया, यानी कि 0 से पाई में निगेटिव होगा। ठीक है, अब चलिए पाई से 2 पाई में, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री में, इसमें भी 2 क्वाड्रेंट होते हैं, पाई से 3 पाई बाई 2 और दूसरा होता है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें साइन निगेटिव होता है, तो साइन निगेटिव होगा तो साइन मान लीजिए कि इसके अंतराल में किसी भी, मान लीजिए अंतराल का कोई बिंदु ले लीजिए। ठीक है, तो निगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इस अंतराल में पॉजिटिव हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ भी साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव और निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इंटरवल मिला है, हम लोग 2 इंटरवल में तोड़े हैं। फर्स्ट इंटरवल में हमको निगेटिव मिला है, यानी कि 0 से पाई में ये ह्रासमान है, f डैश x लेस देन 0, इसी को बोला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं f डैश x लेस देन 0, और इसको बोलते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन 0, निगेटिव आएगा तो लेस देन 0। ठीक है, हम लोग को इससे ये फायदा होगा कि आपको मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल क्वाड्रेंट के चिन्ह के अनुसार इसके चिन्ह से तुलना करके हम लोग लिख देंगे कि ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग, इसमें इस पर का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आप लोग बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 0 से पाई में f डैश x क्या है, निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, लेस देन 0। इसलिए 0 से पाई में fx ह्रासमान है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई से 2 पाई में f डैश x क्या मिल रहा है, देखिए f डैश x ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसलिए हम लोग पाई से 2 पाई में हम लोग क्या लिख देंगे कि fx क्या है, वर्धमान है।
ठीक है, तो आप लोग को हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में बनाना है। एक बीजगणितीय फलन का और आप लोग को दिखा देते हैं उदाहरण, इसमें आपके किताब का ही उदाहरण है, उसी उदाहरण को हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। एक दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, तीसरा एक और उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा यदि बनेगा तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 जो दिया गया है वही हम आपके किताब से ही हम बना दे रहे हैं। fx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। पूछ रहा है कि वो उस अंतराल का नाम बताइए जिसमें ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, अंतराल हम लोग को खुद बनाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए तो सबसे पहले हम लोग f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x ज्ञात कीजिए, क्या मिलेगा 2x माइनस 4 प्लस 0 बराबर क्या मिल गया 2x माइनस 4। अब इसका हम लोग चिन्ह योजना लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। आपकी बात इसमें नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख देते हैं f डैश x का चिन्ह योजना। चिन्ह योजना यानी साइन प्लान, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक रेखा हम लोग ले लेंगे। तब तक अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो 2x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, हम लोग को x का क्या मान मिलेगा, x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। एक मान तो हमको मिल गया 2। यहाँ पर हमको कोई भी इंटरवल मालूम नहीं है, तो हम लोग जानते हैं ना कि संख्या कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो इसके इधर हम लिख देंगे माइनस इंफिनिटी और इसके इधर लिख देंगे प्लस इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पर कोई अंतराल नहीं दिया है। इसका मतलब कि r से हम लोग को ज्ञात करना है। तो r कहाँ होता है, जिस क्वेश्चन में यदि अंतराल नहीं दिया गया हो तो उस क्वेश्चन में हम लोग अंतराल r लेंगे। और r कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। उसके बीच का एक बिंदु हमको इससे प्राप्त कर लिया हम लोग f डैश x से। f डैश x बराबर 0 करके आप लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसी x का मान को उसके बीच में लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक ही मान मिलेगा। आपको ये द्विघात था, अवकलन किए तो रैखिक मिल गया, तो इससे हमको एक x का मान मिला। यदि ये त्रिघात होता तो यहाँ पर आपको 2 मान मिलता है, यदि द्विघात प्राप्त होता तो आप उसको गुणनखंड के द्वारा हल करते तो 2 मान प्राप्त होता। तो दोनों मान को हम इसके बीच में लिख देते, ठीक है। तो एक मान मिला है, हमको इंटरवल मिला है 2, एक इधर एक इधर। यदि 2 मान मिला होता तो हमको इंटरवल मिलता 3, जैसे मान लीजिए कि -1 मिल जाता हमको। तो ये इंटरवल ये हो गया, ये 1 2 और 1 3। इसी तरह x का मान बढ़ता जाएगा, इंटरवल की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच हम लोग कोई भी अंक ले लेंगे, कोई भी। 2 के इधर बढ़िए 1 है, -1 है, 0 है और क्या क्या सारी संख्याएं ऋणात्मक तो सारी संख्या है। इन तीनों को चेक करके यहाँ पर हम लोग रख के देखेंगे। तो 2x माइनस 4 यानी कि f डैश x में देखना है, ध्यान रखिएगा f डैश x का चिन्ह योजना लिखा है, f डैश x में ही ये मान रखेंगे। तो 1 रखिएगा तो 2 माइनस 4 बराबर -2 मिल रहा है। 0 रखिएगा तो 0 माइनस 4 बराबर -4। -1 रखिएगा तो -2 माइनस 4 बराबर -6। देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर ये क्या मिल रहा है, ऋणात्मक, ये निगेटिव मिल रहा है। तो इसमें हम लोग कौन संख्या भर देंगे, निगेटिव। निगेटिव के मतलब f डैश x लेस देन 0, ठीक है। चलिए अब अगला में चलते हैं। आप लोग इस अंतराल के किसी भी बिंदु को रख के देख लीजिएगा। इसमें 2 नहीं रखना है, क्योंकि 2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो उसका प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होगा। इसलिए हम लोग इसको छोटा कोष्टक में लिखेंगे, 2 को नहीं रखना है। 2 रख के आप देख लीजिए 4 माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 को हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं ना नेगेटिव लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे इसमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। किसी भी अंक को रख करके देख लीजिए, 1 2 अंक रखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 3 रखिए, इसमें 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा 2 प्लस 2, 4 रखिए 4 दूनी 8 में से, यानी सब पॉजिटिव मिलेगा हमको। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे, यानी क्या मिलेगा f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम लोग ए नंबर पॉइंट लिखेंगे इसमें माइनस इंफिनिटी से 2 में f डैश x लेस देन 0, इसलिए माइनस इंफिनिटी से 2 में f(x) क्या है, वर्धमान है, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं निरंतर वर्धमान है, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बी नंबर पॉइंट आपका है 2 प्लस इंफिनिटी में f डैश x ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए 2 प्लस इंफिनिटी में एफ एक्स वर्धमान इसमें ह्रासमान होगा, ह्रासमान है क्योंकि लेस देन था, ठीक है। यहां पर ग्रेटर देन है तो यहां पर वर्धमान होगा, वर्धमान है, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बनाने को मिलेगा, आप लोग बनाइए। हम लोग इस एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ने के लिए सारा परिभाषा और थ्योरी देख चुके हैं। आप लोग परिभाषा 1 से भी फलन को चेक कर सकते हैं कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, और प्रथम अवकलज द्वारा जो अभी ये बना रहे हैं हम लोग, प्रथम अवकलज द्वारा भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग को उस फलन को वर्धमान ह्रासमान है कि नहीं। हम लोग प्रश्नावली अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।